हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेस स्टफ बाय लिंडसे माइल्स बुक के बारे में। कई बार हम सोचते हैं कि जिंदगी में खुश रहने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए, बड़ा घर, नई गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स वगैरह। लेकिन क्या सच में हैप्पीनेस इन्हीं चीजों से आती है? लिंडसे माइल्स की किताब लेस स्टफ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या हम सच में उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है, या फिर सिर्फ इसलिए खरीदते जा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि वही खुशी की चाबी है? इस किताब की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से। हैप्पीनेस का रिश्ता क्वांटिटी से नहीं बल्कि क्लैरिटी और इंटेंशन से है। इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा चीजें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको समझने की जरूरत है कि कौन सी चीज आपके लिए वाकई मायने रखती है। सोचो, जब आपका कमरा चीजों से भरा हो, हर अलमारी ठसाठ भरी हो और फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा हो, क्या वो आपको शांति देता है या फिर स्ट्रेस? लिंडसे कहती हैं कि हम जिस कंज्यूमर कल्चर में जी रहे हैं वहां हमें लगातार ये सिखाया जाता है कि बाय मोर टू बी मोर, यानी अगर आप ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन असल में जब हम बेवजह चीजें खरीदते जाते हैं तो हम अपनी एनर्जी, पैसा और पीस तीनों खोने लगते हैं। ये सिर्फ आपके फिजिकल स्पेस को नहीं भरता बल्कि मेंटल स्पेस को भी क्लटर्ड कर देता है। अब इमेजिन करो कि आपके पास सिर्फ वही चीजें हैं जो आप सच में यूज करते हो, जो आपको खुशी देती हैं। आपके घर में हर सामान की एक जगह है और आप हर चीज को पर्पसफुली चुनते हो। क्या ऐसी लाइफ ज्यादा पीसफुल नहीं होगी? यही है इंटेंशन से जीने का मतलब। हर डिसीजन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सोच समझकर और अपने वैल्यूज के अनुसार लेना। लिंडसे एक पॉइंट और उठाती हैं, क्लैरिटी ब्रिंग्स फ्रीडम। जब आप अपने सराउंडिंग्स को सिंप्लीफाई करते हो तो आप न सिर्फ स्पेस क्रिएट करते हो बल्कि अपने दिमाग को भी फ्री करते हो। और जब माइंड फ्री होता है तब आप ज्यादा अच्छा सोच पाते हो, अपने गोल्स पर फोकस कर पाते हो और अंदर से सेटिस्फाइड फील करते हो। हम में से कई लोग अपने डिसीजंस दूसरों को देख कर लेते हैं। किसी दोस्त ने नया फोन लिया तो हमें भी चाहिए, किसी ने वेकेशन पर फैंसी जगह की पिक्स डाली तो हमें भी जाना है। लेकिन क्या ये खुशी का रास्ता है या सिर्फ कंपैरिजन का? लिंडसे यहां पर एक जरूरी बात कहती हैं, जब आप इंटेंशनल बन जाते हो तो आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलकर अपनी असली जरूरतें पहचानने लगते हो। आप अपने लिए सोचते हो, ना कि किसी और की नजरों में परफेक्ट बनने के लिए। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में इस आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो। क्या आप हर दिन उन्हीं कपड़ों को पहनते हो? क्या आपके पास डुप्लीकेट आइटम्स हैं जो सालों से अनयूज्ड पड़े हैं? क्या आपके पास ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप गिल्ट की वजह से रखे हुए हो, जैसे किसी ने गिफ्ट दिया था लेकिन आपको पसंद नहीं आया? लिंडसे सजेस्ट करती हैं कि एक ऑनेस्ट ऑडिट करना शुरू करो। हर आइटम को हाथ में लो और खुद से पूछो, क्या ये मेरी लाइफ में किसी पर्पस को सर्व करता है? क्या मैं इसे यूज करता हूं? क्या ये मुझे खुशी देता है? अगर आंसर नहीं है तो उसे ग्रेसफुली जाने दो। डिक्लटरिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक इन्विटेशन है बेटर लाइफ के लिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब करना आसान नहीं है, कुछ चीज़ों से इमोशनल अटैचमेंट होती है। लेकिन लिंडसे कहती हैं कि आप अपने मेमोरीज को उस चीज़ में नहीं बल्कि अपने दिल में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी पुराने कपड़े को सिर्फ इसलिए संभाल कर रखना कि वो किसी खास मौके पर पहना था ज़रूरी नहीं है। आप उस मेमोरी को एक फ़ोटो या नोट में भी कैप्चर कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप लेस स्टफ की फिलॉसफी अपनाते हो तो आप ऑटोमेटिकली माइंडफुल कंजम्पशन की ओर बढ़ते हो। अब हर बार जब आप कुछ नया खरीदने जाते हो तो आप सोचते हो, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? क्या ये चीज़ मेरी एग्जिस्टिंग लाइफ में फिट होती है? क्या मैं इसे बार बार इस्तेमाल करूंगा? और अगर आंसर हाँ में है तभी खरीदो, वरना आप बस इम्पल्स पर जी रहे हो और बाद में रिग्रेट होता है। ये सब सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत रियल होता है। थिंक अबाउट इट, जब आप कम चीज़ों में जीते हो तो आपको ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता। कम टाइम क्लीनिंग में जाता है, कम पैसे खर्च होते हैं और आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाते हो जो सच में आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं, जैसे बुक्स, हॉबीज़, रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस। लिंडसे की फिलॉसफी कहती है कि लेस स्टफ मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, बल्कि ये एक रिच और इंटेंशनल लाइफ है।
जब आप ज़रूरी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो तो आप क्लैरिटी और पीस को वेलकम करते हो। अब हर दिन का मतलब होता है लेस डिस्ट्रैक्शन, मोर फोकस, लेस क्लीनिंग, मोर क्रिएटिंग, लेस केओस, मोर काल्म। इस अप्रोच से एक और बड़ा फायदा होता है, आप अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझने लगते हो। जब आप ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदते तो आप इनडायरेक्टली प्लैनेट को भी बेनिफिट देते हो। कम सामान मतलब कम वेस्ट, कम प्रोडक्शन प्रेशर और ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी की ओर एक कदम। लिंडसे इसे कॉन्शियस कंजम्पशन कहती हैं, यानी ऐसा कंजम्पशन जो सोच समझकर किया गया हो। हम सब ने कभी ना कभी वो फीलिंग ज़रूर महसूस की होगी जब कमरा साफ होता है, चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं और हर चीज़ ब्रीथेबल लगती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो फीलिंग सिर्फ एक क्लीन रूम की नहीं बल्कि एक क्लियर माइंड की होती है और इसी क्लैरिटी को लिंडसे पूरे बुक में सेलिब्रेट करती हैं। एक और मिसकंसेप्शन जिसे लिंडसे चैलेंज करती हैं वो है जस्ट इन केस आइटम्स का डर। हम कई बार चीज़ें इसलिए रख लेते हैं क्योंकि हमें लगता है क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए, लेकिन ऐसा रेयरली होता है और इन चीज़ों को रखने की कॉस्ट होती है स्पेस, मेंटल बर्डन और कभी कभी गिल्ट भी। लिंडसे एनकरेज करती हैं कि आप ट्रस्ट करें कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो आप कोई बेटर ऑप्शन ढूंढ लोगे। हर पॉसिबिलिटी को एंटिसिपेट करके चीज़ें जमा करना एक्चुअली आपको लाइव इन द मोमेंट से दूर कर देता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि लेस स्टफ सिर्फ डिक्लटरिंग की बुक नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा नज़रिया जो कहता है कि असली खुशी उन चीज़ों से नहीं आती जो हमारे पास हैं, बल्कि उस तरीके से आती है जिससे हम उन चीज़ों को चूज़ करते हैं। लाइफ को लाइटर, क्लियरर और इंटेंशनल बनाना ही अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन की तरफ एक कदम है। तो अगली बार जब आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को खोलें या किसी स्टोर में कुछ नया खरीदने का मन बनाएं, तो पॉज करके खुद से एक छोटा सवाल पूछिए, क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में रियल वैल्यू लाएगी? अगर जवाब दिल से हाँ हो तभी आगे बढ़िए, वरना अपने आप को उस स्पेस और फ्रीडम का गिफ्ट दीजिए जो लेस स्टफ की फिलॉसफी देती है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी फेंक नहीं पाते, चाहे वो कितनी ही पुरानी या बेकार क्यों ना हो। एक पुरानी डायरी, बचपन का खिलौना, स्कूल का बैग, फटी हुई टी शर्ट या फिर कोई ऐसा गिफ्ट जो हमें पसंद भी नहीं लेकिन फिर भी संभाल कर रखा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन चीज़ों के साथ सिर्फ सामान नहीं जुड़ा होता, उनके साथ हमारी इमोशंस जुड़ी होती हैं। लिंडसे माइल्स अपनी किताब लेस स्टफ में एक बहुत गहराई से इस इमोशनल कनेक्शन को समझाती हैं। वो कहती हैं कि जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो असल में हम उस मेमोरी, उस फीलिंग या उस इंसान से जुड़ जाते हैं जिससे वो चीज़ जुड़ी होती है। मतलब अगर कोई पुराना ग्रीटिंग कार्ड हमारे पास रखा है तो हो सकता है वो कार्ड तो एक सिंपल कागज़ का टुकड़ा हो, लेकिन वो हमें हमारी माँ की याद दिलाता है या फिर किसी दोस्त की जिससे अब बात नहीं होती। इसलिए जब कोई कहता है कि बस सामान फेंक दो, तो वो इतना आसान नहीं होता। हम फिजिकल चीज़ को नहीं, उस इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ने से डरते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने ये आइटम फेंक दी तो कहीं मैं उस मेमोरी को भी खो ना दूं। लिंडसे इस बात को बहुत कंपैशन के साथ समझती हैं और कहती हैं कि लेटिंग गो एक इमोशनल प्रोसेस है, ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप। अब सोचिए, एक पुराना टेडी बेयर आपके पास रखा है जो अब धूल से भरा है और कभी काम नहीं आता, लेकिन आप उसे इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वो आपको आपके बचपन की याद दिलाता है। लिंडसे कहती हैं कि ये परफेक्टली नॉर्मल है। हम सब चीज़ों के जरिए अपने पास्ट से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मेमोरी चीज़ों में नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। आप चाहे उस टेडी बेयर को रखो या ना रखो, वो चाइल्डहुड की फीलिंग आपके अंदर हमेशा रहेगी। कई बार हम गिल्ट की वजह से भी चीज़ें छोड़ नहीं पाते। जैसे कोई रिलेटिव ने गिफ्ट दिया था जो हमें पसंद नहीं आया, लेकिन उसे फेंकने या डोनेट करने में हमें गिल्ट फील होता है। हमें लगता है कि अगर हमने वो चीज़ नहीं रखी तो हम उस रिश्ते की वैल्यू नहीं कर रहे। लेकिन लिंडसे सुझाव करती हैं कि गिफ्ट का पर्पस था आपको खुशी देना, और अगर अब वो खुशी नहीं दे रहा तो उसे छोड़ देना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आप उस इंसान की भावना को अप्रिशिएट कर सकते हो बिना उस आइटम को ज़रूरत से ज़्यादा संभाले। एक और इमोशनल बैरियर होता है फियर ऑफ लॉस। हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ चली गई तो क्या होगा
अगर मुझे फिर से उसकी जरूरत पड़ी। लिंडसे कहती हैं कि ये फियर हमें बार बार जस्ट इन केस चीजें रखने पर मजबूर करता है, लेकिन इस डर में जीने से हम हर चीज को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारे सामान से नहीं बल्कि हमारी सोच और व्यवहार से बनती है। कुछ चीजें हमारे ड्रीम्स से जुड़ी होती हैं, जैसे कोई पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कभी हमने सीखा नहीं लेकिन सोचते थे कि एक दिन जरूर सीखेंगे। अब वो चीज कोने में पड़ी धूल खा रही है, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि वो हमारे व्हाट कुड हैव बीन वाले वर्जन से जुड़ी है। लिंडसे इसे इमोशनल क्लटर कहती हैं, ऐसी चीजें जो हमें गिल्ट या रिग्रेट में बांध कर रखती हैं। वो कहती हैं कि हमें अपने आप को माफ करना आना चाहिए और समझना चाहिए कि हर सपना रियलिटी नहीं बनता। उसे छोड़ देना कोई फेलियर नहीं है बल्कि एक तरह की मैच्योरिटी है। इमोशनल अटैचमेंट को तोड़ना एक जर्नी है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, कभी गुस्सा, कभी सैडनेस और कभी रिलीफ भी। लिंडसे एक तरीका सजेस्ट करती है जिसे आप यूज कर सकते हो। पॉज करके हर चीज के साथ बैठो और सोचो कि वो तुम्हारे लिए क्या रिप्रेजेंट करती है। क्या वो खुशी देती है या गिल्ट? क्या वो फ्यूचर की तरफ ले जाती है या पास्ट में ही बांधती है? अगर वो सिर्फ बर्डन बन गई है तो उसे छोड़ना ही अच्छा है। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है अपने आप से एक नया रिश्ता बनाना। जब आप उन चीजों को छोड़ते हो जो आपको पीछे खींच रही हैं, तब आप अपने लिए स्पेस क्रिएट करते हो, नई यादों के लिए, नए गोल्स के लिए और असली हैप्पीनेस के लिए। लिंडसे इसे इमोशनल लिबरेशन कहती हैं, एक ऐसा मोमेंट जहां आप पास्ट की इमोशनल बैगेज से फ्री होते हो। एक और कॉमन इमोशनल एस्पेक्ट होता है आइडेंटिटी अटैचमेंट। हम कुछ चीजों को इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारे आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट अपने पुराने आर्ट टूल्स को इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके आर्टिस्ट होने की पहचान है। लेकिन लिंडसे कहती हैं कि आप जो करते थे या जो कभी थे उसकी वैल्यू है, लेकिन वो चीजें आपके अंदर हैं, आपके एक्शंस में हैं, ना कि उन ऑब्जेक्ट्स में। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी आइटम को छोड़ दें तो उसकी मेमोरी को कैसे संभालें। लिंडसे सजेस्ट करती हैं कि आप उस चीज की फोटो ले सकते हो या उस मेमोरी को एक डायरी में लिख सकते हो। इस तरह आप उस भावना को संभाल सकते हो बिना उस फिजिकल आइटम को अपने स्पेस में रखे। ऐसा करना न सिर्फ आपके स्पेस को क्लियर करता है बल्कि आपके दिल को भी हल्का करता है। हमारे समाज में भी कई बार चीजों को लेकर इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जैसे दहेज में मिली चीजें, विरासत में मिले बर्तन या फिर पुराने जमाने के फर्नीचर जो अब काम के नहीं रहे लेकिन घर की शान माने जाते हैं। लिंडसे कहती हैं कि हमें इन चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये सच में हमारी जरूरत या खुशी का हिस्सा है। कभी कभी लेटिंग गो इन चीजों की रिस्पेक्ट को और भी मीनिंगफुल बना देता है। इमोशनल अटैचमेंट को समझने का एक अच्छा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। जब आप समझने लगते हो कि कौन सी चीज आपको खुशी दे रही है और कौन सी आपको बांध रही है, तब आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो। ये प्रोसेस एक तरह का इनर जर्नी बन जाता है जहां आप खुद को और अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से जानने लगते हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इमोशनल चीजें छोड़ना दिल को कठोर बना देगा, लेकिन लिंडसे कहती हैं कि असल में ये आपको और ज्यादा कनेक्टेड बनाता है अपने फीलिंग्स से, अपने लव्ड वंस से और उस लाइफ से जो आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो। कम चीजें होने का मतलब खालीपन नहीं है बल्कि क्लैरिटी और पीस है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप इमोशनल क्लटर को क्लियर करते हो तब आपके अंदर ग्रेटफुलनेस बढ़ती है। आप हर चीज की वैल्यू को महसूस करने लगते हो बजाय उसे सिर्फ पोजेस करने के। अब आप हर आइटम को अप्रिशिएट करते हो, ना कि उसे अपने ऊपर हावी होने देते हो। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी है कंपैशन, अपने लिए भी और उन इमोशंस के लिए भी जो इन चीजों से जुड़ी होती हैं। कोई आइटम अगर जाने नहीं दे पा रहे तो खुद को जज मत करो, बस थोड़ा समय लो, समझो और जब रेडी हो तभी उसे रिलीज करो। लिंडसे बार बार रिमाइंड करती हैं कि ये जर्नी एकदम पर्सनल होती है, हर किसी की अलग, हर आइटम के साथ एक अलग स्टोरी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ स्टफ को समझना सिर्फ डिक्लटरिंग की टेक्निक नहीं है, ये सेल्फ ग्रोथ का प्रोसेस है। जब आप समझ जाते हो कि आपकी इमोशंस कैसे आपके सराउंडिंग्स से जुड़ी हैं, तब आप उन इमोशंस के मालिक बनते हो, न कि उनके गुलाम। और यही है लेस स्टफ की असली ताकत, अपने अंदर झांकना, अपनी मेमोरीज को सम्मान देना
और उस बर्डन को छोड़ देना जो अब आगे बढ़ने में रुकावट बन रहा है। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी चीज को देखते हुए कंफ्यूज हों कि इसे रखना है या नहीं, तो बस एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे खुशी देती है या सिर्फ गिल्ट? और फिर धीरे धीरे समझदारी और कंपैशन से अपने दिल और घर दोनों को हल्का कीजिए। यही है इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत। जब हम अपने घर को देखते हैं और हर तरफ फैली चीजों को नोटिस करते हैं, तो कई बार हमें खुद पर गुस्सा आता है। इतना सारा सामान आखिर आया कहां से? मैं इसे यूज भी नहीं करता, फिर भी रख क्यों रखा है? या फिर अब इसे फेंक दूं या नहीं? यही वो मोमेंट होता है जहां लिंडसे माइल्स की किताब लेस स्टफ हमारी मदद करती है। वो बताती हैं कि डिक्लटरिंग सिर्फ सामान हटाने का काम नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक अप्रोच है जो हमें धीरे धीरे ज्यादा साफ, संतुलित और पर्पसफुल जिंदगी की ओर ले जाती है। बहुत से लोग जब डिक्लटरिंग शुरू करने की सोचते हैं तो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या मुझे ये चीज फेंकनी चाहिए? लिंडसे कहती हैं कि ये सवाल अक्सर गिल्ट, कंफ्यूजन और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह बनता है, क्योंकि फेंकना सुनते ही हमारा माइंड डिफेंसिव हो जाता है। हम सोचते हैं, क्या पता बाद में जरूरत पड़ जाए, ये तो गिफ्ट था, कैसे फेंकूं? इतने पैसे लगे थे इसमें। इसीलिए लिंडसे सुझाव करती हैं कि सवाल को बदलो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग शुड आई गेट रिड ऑफ दिस, आस्क डू आई नीड और लव दिस। जब आप किसी आइटम को हाथ में लेते हो और सोचते हो, क्या मुझे इसकी जरूरत है या क्या मैं इससे प्यार करता हूं, तब आप उसके साथ अपना ऑनेस्ट रिलेशनशिप समझते हो। ये सवाल गिल्ट नहीं, क्लैरिटी लाते हैं। लिंडसे की स्ट्रैटेजी बहुत ही प्रैक्टिकल है, रूम बाय रूम डिक्लटरिंग। मतलब ये नहीं कि एक दिन में पूरा घर खाली कर दो, नहीं, ये प्रोसेस पेशेंस और अवेयरनेस से चलता है। हर कमरे को अलग अलग दिन या हफ्ते में हैंडल करो ताकि हर डिसीजन थॉटफुल हो। शुरुआत आप बेडरूम से कर सकते हो, क्योंकि ये वो जगह होती है जहां से हमारा दिन शुरू होता है और खत्म होता है। एक क्लटर्ड बेडरूम हमारे स्लीप और मेंटल पीस दोनों को डिस्टर्ब करता है। एक एक करके हर अलमारी खोलिए, हर ड्रॉर देखिए, कपड़ों को बाहर निकालिए और एक एक टुकड़ा हाथ में लेकर सोचिए, क्या मैंने ये पिछले 6 महीनों में पहना है? क्या मैं इसे अब पहनना चाहूंगा? क्या ये मुझे कंफर्ट देता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दो। कई बार हम कपड़े इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है जब वेट कम होगा तब पहनेंगे, या ये स्पेशल ओकेजन के लिए है। लिंडसे कहती हैं कि ऐसी चीजें हमारे करंट सेल्फ के लिए नहीं होती, बल्कि इमेजिनरी फ्यूचर के लिए होती हैं। और जब तक आप उस फ्यूचर में नहीं पहुंचते, तब तक वो बस आपके स्पेस को ले रही होती हैं। इसके बाद किचन की बारी आती है। किचन में अक्सर बहुत सारे डुप्लीकेट्स होते हैं, 3-3 चाय छानने वाले, 5 स्पैचुलास, ऐसे बोल्स जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ बहुत काम आता है, क्या मैं इसे रोज इस्तेमाल करता हूं? अगर नहीं तो क्या महीने में एक बार भी? अगर फिर भी नहीं तो शायद ये अब आपके किचन में रहने लायक नहीं है। फिर आती है लिविंग रूम, जहां हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। यहाँ बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स, बुक्स, सीडीज, गिफ्ट्स और ऐसे चीजें पड़ी होती हैं जो सिर्फ डस्ट कलेक्ट कर रही होती हैं। लिंडसे सजेस्ट करती हैं कि डेकोर को भी इंटेंशनल बनाइए। हर आइटम जो आपकी स्पेस में है, क्या वो आपको जॉय देता है? क्या वो आपके स्वाद को प्रतिबिंबित करता है? या वो बस क्योंकि कभी गिफ्ट में मिला था वाली कैटेगरी में आता है? अब बात करते हैं बाथरूम की। बहुत सारे लोग वहां पुरानी एक्सपायर्ड क्रीम्स, आधे खत्म हो चुके शैम्पूज, 5 साल पुरानी नेल पेंट्स रखे रहते हैं जो अब सूख चुकी हैं। लिंडसे कहती हैं कि सेल्फ केयर स्पेस को क्लूटर फ्री रखना आपके माइंड को रिलैक्स करता है। पुरानी और बेकार चीजें सिर्फ स्पेस ही नहीं, आपकी एनर्जी भी ब्लॉक करती हैं। इसके बाद स्टोरेज एरियाज की बारी आती है, जैसे कि स्टोर रूम, लॉफ्ट या अलमारियों के ऊपरी हिस्से, जहां हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन सच ये है कि वो बाद में कभी आता नहीं। लिंडसे सजेस्ट करती हैं कि इन इग्नोर्ड स्पेसेस को प्रायोरिटी दो। यहां अक्सर वो चीजें होती हैं जिनका कोई रियल पर्पस नहीं बचा। पुरानी किताबें, टूटे टॉयज, बेकार इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं रखते, लेकिन स्पेस जरूर ले रहे हैं। अब एक जरूरी सवाल आता है, जब हम डिक्लटरिंग करते हैं तो उन चीजों का करें क्या? लिंडसे इस बात पर जोर देती हैं कि हर आइटम को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करें। जो चीजें अच्छी कंडीशन में हैं उन्हें डोनेट करें, जो रिसाइकल हो सकती हैं
उन्हें अलग करें। कुछ आइटम्स को आप रिसेल भी कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका स्पेस खाली होता है बल्कि किसी और की ज़रूरत भी पूरी हो सकती है। लिंडसे की फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। मतलब ये मत सोचिए कि आज से ही आपका घर एकदम मिनिमलिस्ट बन जाएगा। नहीं, ये एक स्लो और माइंडफुल प्रोसेस है। हो सकता है आप किसी आइटम को आज नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन एक हफ्ते बाद जब आप फिर सोचेंगे तो शायद आप तैयार हों। इसलिए खुद पर प्रेशर मत डालो। एक और स्मार्ट तरीका है मे बी बॉक्स का यूज करना। अगर किसी आइटम को लेकर डाउट है तो उसे एक बॉक्स में रखिए और उस बॉक्स को किसी ऐसे जगह रख दीजिए जहां वो आपके डेली व्यू में ना हो। अगर अगले 3 से 6 महीने तक आपने उस बॉक्स को नहीं खोला तो चांसेस हैं कि आपको उसकी जरूरत नहीं थी। अब आप कॉन्फिडेंट होकर उसे जाने दे सकते हो। लिंडसे कहती हैं कि डिक्लटरिंग का असली फायदा सिर्फ साफ घर नहीं बल्कि एक क्लियर माइंड है। जब आपका फिजिकल स्पेस शांत होता है तो आपकी थिंकिंग भी शांत होती है। आप ज्यादा फोकस कर पाते हो, स्ट्रेस कम होता है और आपको अपने डिसीजंस पर ज्यादा भरोसा होता है। एक छोटी सी हैबिट जो आप डेवलप कर सकते हैं वो है 1 in 1 out रूल। मतलब अगर आप कुछ नया लाते हैं तो कोई पुरानी चीज बाहर जाए। इससे आपका स्पेस कभी ओवरफिल्ड नहीं होगा और आप हर चीज को वैल्यू के साथ चुनोगे। और हाँ, बच्चों के सामान को लेकर भी लिंडसे बहुत सेंसिटिविटी से बात करती हैं। बच्चों की टॉयज, क्लोथ्स, ड्राइंग्स ये सब पेरेंट्स के लिए बहुत इमोशनल होती हैं, लेकिन वो सजेस्ट करती हैं कि सिलेक्टिव मेमोरी रखें। हर एक ड्राइंग या खिलौना रखने की जरूरत नहीं। कुछ खास चीजों को केयरफुली चुनिए और बाकी को ग्रैटिट्यूड के साथ जाने दीजिए। लिंडसे बार बार एम्फसाइज करती हैं कि डिक्लटरिंग एक बार का काम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हैं तो ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। अब हर बार जब आप कुछ नया खरीदने जाएं तो सोचिए, क्या मुझे इसकी वाकई ज़रूरत है? क्या मैं इससे प्यार करता हूं? क्या ये मेरी करंट लाइफ में फिट होता है? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं है। और यही अवेयरनेस ही आपको उस ट्रैप से बाहर निकालती है जहां हम सिर्फ एक्यूमुलेट करते रहते हैं बिना सोचे समझे। डिक्लटरिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि ये आपको कंट्रोल का एहसास देता है। अब चीजें आपको नहीं चलाती, आप चीजों को चलाते हो। आप डिसाइड करते हो कि क्या आपके स्पेस का हिस्सा होगा और क्या नहीं। ये कंट्रोल आपको एम्पावर्ड बनाता है। आखिर में लेस स्टफ सिर्फ घर को साफ करने की नहीं बल्कि अपने मन को साफ करने की किताब है। लिंडसे के रूम बाय रूम अप्रोच से आप अपने फिजिकल स्पेस को ज्यादा इंटेंशनल बना सकते हो और हर आइटम के साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। जब आप खुद से पूछते हो डू आई नीड और लव दिस, तो आप अपने अंदर क्लैरिटी, पीस और पर्पस की शुरुआत करते हो। तो अगली बार जब आप अपने कमरे की अलमारी खोलें और चीजें आप पर गिरने लगे तो समझ जाइए ये वक्त है डिक्लटरिंग का, बदलाव का और एक हल्की सुलझी हुई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने का। स्मॉल स्टेप्स, थॉटफुल क्वेश्चंस एंड अ लिटिल करेज, बस इतना ही चाहिए एक क्लटर फ्री और क्लैरिटीफुल लाइफ के लिए। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ से हमें यह मैसेज मिलता है कि ज्यादा खरीदो, नई चीजें लो, सेल लगी है, मिस मत करो। ये कंज्यूमरिज्म का जमाना है जहां हैप्पीनेस को सामान के साथ जोड़ा जा रहा है और इसी सोच की वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हुआ है, वेस्ट प्रॉब्लम। लिंडसे माइल्स अपनी किताब लेस स्टफ में इस मुद्दे को बहुत ही गहराई से एक्सप्लेन करती हैं। वो कहती हैं कि हमारा बेवजह और बिना सोचे समझे सामान खरीदना सिर्फ हमारे घरों को क्लटर्ड नहीं बना रहा बल्कि हमारी धरती को भी बर्डन कर रहा है। हर बार जब हम कुछ नया खरीदते हैं, एक नया ड्रेस, एक नया फोन कवर, एक और फैंसी बॉटल या डेकोरेशन पीस, तो उसके पीछे एक इनविजिबल कॉस्ट होती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम सिर्फ उस फाइनल प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, हम उस पूरी सप्लाई चेन का हिस्सा बनते हैं जिसमें रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन होता है और फिर जब वो चीज यूजलेस हो जाती है तो वो लैंडफिल में जाती है। लिंडसे बताती हैं कि ये वेस्ट एक इनविजिबल माउंटेन की तरह है जो धीरे धीरे हमारे प्लैनेट को निगल रहा है। एक एग्जाम्पल सोचिए, मान लीजिए आपने एक सस्ता सा टी शर्ट खरीदा जो सेल में था। आपने 2 बार पहना और फिर वो ढीला पड़ गया या रंग उड़ गया और आपने उसे फेंक दिया।
अब आप सोचते हैं कि बस एक टी शर्ट थी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लिंडसे कहती हैं कि फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। उस टी शर्ट को बनाने में जो कपास लगी, जो पानी खर्च हुआ, जो केमिकल्स डाइंग में लगे, जो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग में गई, वो सब अब वेस्ट हो गया। और ऊपर से वो टी शर्ट अब लैंडफिल में सड़ने में सालों लगाएगी और उसके सिंथेटिक फाइबर्स माइक्रोप्लास्टिक्स में बदलकर एनवायरनमेंट को और ज्यादा पोल्यूट करेंगे। कंज्यूमर कल्चर हमें एक इल्यूजन देता है कि हम जितना ज्यादा खरीदेंगे उतना ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करेंगे, लेकिन असल में होता उल्टा है। हम बस और ज्यादा एम्प्टी फील करते हैं और उस एम्प्टीनेस को भरने के लिए और खरीदते हैं। और इस साइकिल को लिंडसे माइंडलेस कंज्यूमरिज्म कहती है। इस सोच से बाहर निकलना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी अर्थ को बचाना है। लिंडसे सजेस्ट करती हैं कि हम थॉटफुल ओनरशिप की प्रैक्टिस करें। मतलब जब भी कुछ खरीदने का मन हो तो पॉज करो और खुद से कुछ सवाल पूछो। क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? क्या मेरे पास पहले से कोई सिमिलर आइटम है? क्या मैं इसे बार बार यूज़ करूँगा? जब आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ खरीदारी करते हो तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, धरती के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनते हो। हर एक चीज़ जो हम अपने घर में लाते हैं वो या तो इवेंचुअली वेस्ट बनती है या रीयूज होती है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। लिंडसे बार बार कहती हैं कि सामान को खरीदने से पहले और बाद में दोनों फेज में माइंडफुलनेस जरूरी है। उदाहरण के लिए पैकेजिंग भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं और वो लेयर्स ऑफ प्लास्टिक, बबल रैप और कार्डबोर्ड में आता है और हम बिना सोचे समझे उन पैकिंग्स को ट्रैश में डाल देते हैं। लेकिन लिंडसे रिमाइंड करती हैं कि हर बार जब हम नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को फेंकते हैं तो वो सालों साल तक पर्यावरण में रहता है, मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाता है और सॉइल को भी टॉक्सिक बनाता है। अब बात करते हैं रिसाइकलिंग की। लिंडसे ये बात साफ करती हैं कि रिसाइकलिंग इज नॉट द परफेक्ट सोल्यूशन, बल्कि ये लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, क्योंकि रिसाइकलिंग भी एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और कई बार चीज़ें सही तरह से रिसाइकल नहीं हो पाती। इसलिए सबसे पहला कदम है रिफ्यूज़ करना, फिर रिड्यूस करना, फिर रीयूज़ और अंत में रिसाइकल। ये है 4R प्रिंसिपल जो लिंडसे बार बार रिकमेंड करती हैं। रिफ्यूज़ यानी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन्हें लेने से ही मना कर दो, जैसे कि फ्री गिफ्ट्स, फ्लायर्स, प्रमोशनल पेन्स, जो कुछ टाइम बाद वेस्ट ही बनते हैं। रिड्यूस यानी अपनी कंजम्पशन को कम करना, सिर्फ उतना ही लेना जितना सच में ज़रूरी हो। रीयूज़ यानी एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना या किसी दूसरे पर्पस के लिए क्रिएटिवली यूज़ करना। और फिर लास्ट में आता है रिसाइकल, जब कोई और ऑप्शन ना हो। लिंडसे एनकरेज करती हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में स्मॉल बट पावरफुल हैबिट्स डेवलप करें, जैसे मार्केट जाने से पहले लिस्ट बना लेना ताकि इम्पल्स बाइंग कम हो, क्लॉथ बैग लेकर जाना ताकि प्लास्टिक बैग्स अवॉइड हों, चीज़ें खरीदते वक्त क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को प्राथमिकता देना ताकि वो जल्दी खराब ना हो। वो सजेस्ट करती हैं कि सेकंड हैंड चीज़ों को अपनाना वेस्ट कम करने का एक स्मार्ट तरीका है। चाहे वो कपड़े हों, फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या किताबें, अगर वो अच्छी हालत में हैं तो उन्हें नया लाइफ देना न सिर्फ नेचर फ्रेंडली है बल्कि इकोनॉमिकल भी है। इससे एक आइटम लैंडफिल में जाने से बच जाता है और किसी की ज़रूरत भी पूरी होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो लिंडसे कहती हैं वो ये कि हमारे घर में पड़े हुए अनयूज्ड आइटम्स भी वेस्ट ही होते हैं, क्योंकि वो किसी काम नहीं आ रहे और किसी और के काम आ सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो बस पड़ी हैं तो उन्हें डोनेट कर दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इससे न सिर्फ किसी की मदद होगी बल्कि आपके घर में स्पेस और लाइटनेस आएगी। लिंडसे अपने रीडर्स को ये समझाना चाहती हैं कि सस्टेनेबिलिटी कोई बड़ा या भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजन से शुरू होता है। जैसे जब आप पानी की बोतल खरीदने के बजाय अपना बॉटल साथ लेकर जाते हैं, जब आप हर महीने बिना ज़रूरत के ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर देते हैं, जब आप पुराने कपड़ों से डस्टिंग क्लॉथ बना लेते हैं, तब आप एक बड़ा फर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। वो ये भी कहती हैं कि वेस्ट को कम करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल एक्शन नहीं है, ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी कंजम्पशन की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में, फैक्ट्रीज में एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाइल्ड लेबर होता है और अनहेल्थी वर्किंग कंडीशंस होती हैं। तो जब हम थॉटफुली कंज्यूम करते हैं तब हम एक बेटर ग्लोबल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं।
एक समय आता है जब हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होता है कि हैप्पीनेस का मतलब चीज़ें इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि चीज़ों को सही से यूज़ करना और नेचर के साथ बैलेंस में रहना है। लिंडसे पेरेंट्स को मोटिवेट करती हैं कि बच्चों को वेस्ट के बारे में अवेयरनेस दें, उन्हें टॉयज़ को रीयूज़ करने की आदत डालें और उन्हें यह सिखाएं कि न्यू हमेशा बेटर नहीं होता। लिंडसे कहती हैं कि वेस्ट रिडक्शन सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप ये समझने लगते हैं कि हर आइटम के पीछे एक स्टोरी है, वो कहाँ से आया, किसने बनाया और ये आगे क्या होगा, तो आप ज़्यादा जिम्मेदार डिसीजंस लेने लगते हैं। और यही माइंडफुलनेस आपको क्लटर फ्री और वेस्ट फ्री लाइफ की ओर ले जाती है। अंत में लिंडसे का मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर हम इस दुनिया को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रहने लायक बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी चॉइसेस पर ध्यान देना होगा। हम जितना कॉन्शियसली कंज्यूम करेंगे उतना ही कम वेस्ट जनरेट होगा, और जब हम वेस्ट कम करेंगे तो न सिर्फ पर्यावरण बेहतर होगा बल्कि हमारी जिंदगी भी हल्की, शांत और ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी फ्लैशी ऐड को देखें या ऑनलाइन कार्ड भरने लगें तो एक पॉज लीजिए, खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? क्या ये नेचर के लिए सेफ है? और क्या मैं इस आइटम का पूरा इस्तेमाल कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में वेस्ट ही बनेगी। और अगर आप ये चॉइस वाइजली लेते हैं तो आप एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां लेस इज ट्रूली मोर। जब भी हम घर की सफाई करते हैं या डिक्लटरिंग शुरू करते हैं तो एक कॉमन थॉट दिमाग में आता है, ये वाला कपड़ा अब नहीं पहनता, चलो डोनेट कर देते हैं। या ये खिलौना बच्चा अब यूज़ नहीं करता, किसी गरीब को दे देते हैं। और यही सोच हमें डोनेशन सेंटर्स की तरफ ले जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये थॉट काफ़ी पॉजिटिव लगता है। हम अपने एक्स्ट्रा सामान को किसी ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं। पर लिंडसे माइल्स अपनी किताब लेस स्टफ में डोनेशन को लेकर एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा चौंकाने वाला ट्रूथ सामने रखती हैं। वो बताती हैं कि डोनेशन करना उतना सिंपल और इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। असल में ज़्यादातर लोग डोनेशन को एक गिल्ट फ्री एग्जिट समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी भी आइटम को थ्रो करने के बजाय डोनेट कर रहे हैं तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लिंडसे इस सोच पर सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि डोनेशन भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सिर्फ एक एस्केप रूट। बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपनी पुरानी चीज़ें, चाहे वो टोर्न क्लोथ्स हों, ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स हों या आउटडेटेड फर्नीचर, डोनेशन सेंटर्स को दे आते हैं, ये सोचकर कि शायद किसी के काम आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि डोनेशन सेंटर्स के पास लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड वॉलंटियर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हर चीज़ जो वहाँ आती है वो यूज़फुल नहीं होती, और जब डोनेशन अनयूजेबल होता है तो सेंटर को उसे मैनेज करने के लिए एफर्ट और पैसा लगाना पड़ता है। कई बार तो वो आइटम्स लैंडफिल में फेंकनी पड़ती हैं, यानी आपने जो सामान डोनेट किया वो फिर भी वेस्ट बन गया, बस आपने उसे अपने घर से बाहर कर दिया। लिंडसे इस बात पर जोर देती है कि डोनेशन एक थॉटफुल प्रोसेस होना चाहिए, ना कि इम्पल्सिव एक्ट। हमें यह समझना होगा कि डोनेशन सेंटर कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, वो एक रिसोर्स है जहां नीडी लोगों को डिग्निटी के साथ अच्छे क्वालिटी का सामान मिल सके। लेकिन जब हम वहां पर फेडेड, टोन, स्टेन्ड या टूटे हुए सामान डोनेट करते हैं तो हम उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाते हैं। एक बार की बात है, एक महिला ने अपने कबर्ड की सफाई करते हुए बहुत सारा सामान एक चैरिटी सेंटर को डोनेट कर दिया। उसे लगा कि उसने एक अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ही दिन बाद सेंटर के एक वॉलंटियर ने बताया कि उस डोनेशन का 60% सामान इतना खराब था कि उसे फेंकना पड़ा। कपड़े इतने पुराने और फेडेड थे कि वो किसी के पहनने लायक नहीं थे। कुछ बर्तन टूटे हुए थे और कुछ आइटम्स तो ऐसे थे जिन्हें साफ करने में ही घंटों लगते। अब सोचिए, आपने डोनेशन के नाम पर बस अपना क्लटर हटाया, पर आपने सामने वाले की मुश्किलें बढ़ा दी। यही तो लिंडसे हमें समझाना चाहती हैं। डोनेट करना सही है, पर सिर्फ तब जब वो सामान वाकई किसी के काम आ सके, उसे ज़रूरत हो और वो यूजेबल कंडीशन में हो। लिंडसे कहती हैं कि डोनेशन करने से पहले कुछ बेसिक सवाल खुद से पूछो। क्या मैं ये आइटम किसी दोस्त को बिना शर्म के दे सकता हूँ? क्या ये साफ और यूजेबल है? क्या इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है
तभी उस आइटम को डोनेट करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।